नमस्कार। यूँ तो पिछले कई दिनों से मैं कविताएं सुना रही हूँ, कविताओं का पाठ भी कर रही हूँ, उनका यानी कि उनके ऊपर विवेचना भी कर रही हूँ। और कहूँ एक प्रसंग जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं बच्चों की कहानियाँ भी सुना रही हूँ। अभी कल ही मैंने संजीवक बैल की कथा भाग 2 सुनाई, जिसमें मैंने पूरी कहानी पंचतंत्र के हिसाब से सुनाने के बाद में उसमें अपने मन से जो मुझे लगा कि मैं जो चेंज चाहती हूँ जीवन में, समाज में, उस हिसाब से मैंने उसमें कुछ चेंज भी कर दिया। आज जो मैं काम करने जा रही हूँ, ये मैं महीनों से सोच रही हूँ इसके बारे में, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टलता जा रहा था। कल जब मैंने मृदुला दीदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, तो तभी मन में कौंधा कि जो मन में बात है, जो इच्छा है, उसको पूरा कर लिया जाए। और इच्छा थी कि मैं उनकी कहानी हरी बिंदी उसको सुनाऊं, आप लोगों को पढ़ूं, उसको सुनाऊं और उस पर कुछ 2-4 पंक्तियां बोलूं। बहुत मन था। तो इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, इस तरह की इच्छाओं को जो कि मानस का भी विस्तार करे और हृदय को भी गहराई दे। तो अभी जब मृदुला दीदी का फ़ोन आया कि तुम कहानी कहाँ से सुना रही हो, तो लगा जैसे आशीर्वाद मिल गया हो। और उनकी आवाज़ में जैसी बात थी, मैं सचमुच नहीं बयान कर सकती। करूँगी, ज़रूर करूँगी, किसी कविता में करूँगी, किसी कहानी में करूँगी, किसी बात में करूँगी, लेकिन अभी तो कहानी और उससे पहले एक प्रार्थना। और वो प्रार्थना मैं जो भी शक्ति है उससे मैं करना चाहती हूँ। और वो मैं करना ये चाहती हूँ कि कल मृदुला दीदी की आँख का ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन सफल हो। और वो इतने कष्टों के बाद जब वो इतना काम करती हैं, तो वो सचमुच में प्रेरणा भी देती हैं। और हम सब जो कदरन उनसे उम्र में कदरन छोटे हैं, उनको एक तरह से चुनौती भी देती हैं कि करो, मेरी तरह काम कर सकते हो क्या। और कभी कभी तो मैं वाकई में डर जाती हूँ कि क्या मैं दीदी की तरह काम कर सकती हूँ। खैर, तो दीदी की ये कहानी सुने हम लोग। और ये कहानी मैंने जो चुनी है वो हरी बिंदी है। ये राजकमल प्रकाशन के प्रतिनिधि कहानी से मैंने इसको, वैसे मेरे पास दूसरी भी इसकी वो है, लेकिन मैं इससे खास जानबूझ करके सुना रही हूँ। इसका संपादन किया है दिनेश द्विवेदी जी ने। और ये किताब प्रतिनिधि कहानियाँ जो है मात्र 50 रुपये की। जब मैंने कल देखा तो मेरे को तो मैंने कहा, अरे 50 रुपये, अरे वाह क्या बात। तो दिनेश द्विवेदी जी ने बड़े प्रेम से मृदुला दीदी की कहानियों का संपादन किया है। और अब है ये कहानी जो आप लोगों के सामने। और उसके बाद थोड़ी सी बात, मैं पहले बात नहीं करना चाहती, पहले कहानी सुन लें हम लोग। कहानी है हरी बिंदी। मैंने तो बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी ढंग से स्त्रियां लगाती हैं इस तरह की बिंदियां, लाल मरून कलर की, वही लगाती हूँ। और हिम्मत ही नहीं होती कभी हरी बिंदी लगाने की। कल मैंने कई तरह की बिंदियां लगा करके अपने चेहरे पर देखी, बड़ी बड़ी। और मुझे लगा कि शायद मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अनजाना। मुझे लगा कि मैं इस चेहरे को नहीं पहचानती। वैसे मुझे ट्राई करना चाहिए था, कहिए तो मैं एक बिंदी लगा लूँ। खैर, वो जब कहानी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद इस प्रयोग को करेंगे कि एक आध बिंदियाँ मैं लगा दूँ। तो अब इसको सुने आप। ये संकलन की पहली ही कहानी है। आंख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कस कर आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी। उठना नहीं है क्या? मृदुला दीदी आ गई है ना, तो हमारे डर के जबान लड़खड़ाने लगी है। लेकिन अब ध्यान से पढ़ो। पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है। याद ही नहीं रहा, तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है।
उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बांह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बांह उठा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैला औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वह दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुरा कर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ दी और एक गुजल गुनगुना उठी। मैंने इसको शीर्षक दिया है, आज फिर जीने की तमन्ना है, तो मैं भी गुनगुनाने लगूं। आज फिर जीने की तमन्ना है। मरने का कोई इरादा नहीं है। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पूछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ पड़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिच्छाया को जुबान निकाल कर चिढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा, नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देख हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना यह चिंता किए कि वह ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाने को कहना पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। वह जोर से हंसी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दढ़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरा गंभीर बनाया और दढ़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। 2 किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत।
सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दूने बेग से हंस पड़ी। फिर देखा बारिश थमी हुई है और आकाश अब भी काफी गुस्सैल नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरां देखकर याद आया कि काफी जोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। एक साथ? बैरे ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कोई इतराज है? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात आ जाती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से ज़्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतनी जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने के बजाय एक और ठहाका लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, यह बेरंग। हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ, सूरज यहाँ रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफी पिएंगे? जरूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई थी। दोनों भागे होंगे जरूर, हाथ सर पर रख करके यूं अपने आप को बचाते हुए। ऐसे ही भागे होंगे वो खरगोश की तरह। लेकिन वो तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में, उसने कहा। कॉफ़ी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ आए समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? यह जानने के लिए पेनी का खर्चा करने को तैयार हूँ, वह कह रहा था। दीजिए। उसने कहा, हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पेनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा। मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पेनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कस कर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वोरली तक का टैक्सी का भाड़ा कितना लगेगा। वह जोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसे यह नहीं पूछा कि वह रहती कहाँ है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है
जो यह नहीं जानना चाहता उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। हाँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज आता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेसेंस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं। मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं, उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहां हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या न समझे। वह हामी से सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया, कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उसने सोचा। पैसे उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। क्यों? आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह जरा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। यह थी हरी बिंदी, मृदुला गर्ग की लिखी कहानी। इसको संभवतः मैंने 7-8 बार तो पढ़ा ही होगा। कल ही 2 बारी पढ़ा रात को। जब मैंने आप लोगों से कहा कि मैं कहानी पढ़ूंगी तो कल मैंने इसे 2 बारी पढ़ा। एक बारी पढ़ा पढ़ने के लिए, दूसरी बारी पढ़ा बात करने के लिए, और हर बारी इसके नए अर्थ मेरे मन में खुलते रहे। हरी बिंदी बिंदी, रूटीन से अलग। क्या है ये कहानी? मेरे मन में कैसे खुली ये कहानी, और मैंने क्यों कहा आज फिर जीने की तमन्ना है? आपने नोट किया कि इसमें सिर्फ 2 नाम हैं। जो स्त्री है उसका कोई नाम नहीं, वह। जो पुरुष है पहले उसने वह है और बाद में वो अतिथि। ये जो चेंज आया है, जब चाय पीते कॉफ़ी पीते समय अतिथि ने कहा, ये बहुत मानीखेज है। और जो 2 नाम हैं वो है पति का नाम राजन और जो खानसामा है उसका नाम मुंडू। मुंडू आता है और चला जाता है। वो पति की सिगरेट पी रहा है, नेचुरली उसने उठा ली होगी। ऐसे तो हम उसको देखते हैं, उसकी प्रस्तुति होती है। लेकिन राजन नाम बहुत गजब है। कोई भी पुरुष अगर वो पति है तो वो राजन होता है, और कोई भी स्त्री चाहे वो कुछ भी हो वह होती है, क्योंकि उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता। और ये कहानी दरअसल अपनी तलाश है, अपनी इयत्ता की, अपनी अस्मिता की, अपने व्यक्तित्व की तलाश है। और वो तलाश शुरू होती है जब घड़ी की टिक टिक, मेरी कविता है कि घड़ी की सुइयों की टिक टिक की तरह औरत की ज़िंदगी चलती है। कई कविताएं, 1 नहीं 3-4 कविताएं हैं। और हम लोगों की ज़िंदगी सचमुच में घड़ी की सुइयों पर होती है कि 9 बज गए, 8 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। जैसे कि मैं जब नहाने गई तो 11 बजने में 5 मिनट था। तो घड़ी की सुई देखते हुए मैंने जल्दी जल्दी स्नान किया, और जब दीदी का फ़ोन आया तो मैंने उस पर देखा तो वो 11:24 या 11:22 का कुछ समय ऐसा था। तो मुझे लगा कि अरे अब तो बिल्कुल समय हो गया, अब भागो और अपना iPad वगैरह खोलो, उसको सेट करो।
नहीं तो 11:30 से देर हो जाएगी। मुझे देर ही करना बहुत ही बुरा लगता है। 2-4 मिनट भी देरी हो जाए ना, खलबली सी मचने लगती है। और ये मेरी बात नहीं है, कई लोग देर से कुछ काम करने के आदी होते हैं, लेकिन हम जो औरतें होती हैं ना, उनको लगता है कि 5 सीटी माने 5 सीटी, 5 से 6 हो जाए तो लगने लगता है कि अब तो आज तो दाल गई। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल हम लोग रूटीन में हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी आत्मा बंधी रहती है। तो ये एक तरह से ये आत्मा की मुक्ति की तलाश की कहानी लगी मुझे। और नीले पर हरा, वाह क्या बात है, आसमान नीला जब पर पृथ्वी हरी, क्या बात है। तो ये एक मुझे और भी अच्छा लगा इसका, क्योंकि हरा इस रूटीन से बाहर आने की बात है। एक तरह से राजन को वो कहने की बात है कि आज तुम नहीं हो तो मैं अपने ढंग से जीऊंगी, आज मैं नीले पर हरा करूंगी। और पुराना पर्स उठा के नहीं चल दी। मृदुला जी अपने एक एक शब्द के प्रयोग में इतनी सचेत रहती हैं कि पुराना पर्स लेकर के गई है, वो पर्स उठा करके नहीं चली। और आप देखिए कि गर्म पानी भरा बाल्टी में, और ठंडे पानी के फुहारे लगाने लगी। जिन 2-3 पंक्तियों पर मैं आप लोगों का खास तौर से ध्यान करना चाहती हूँ, वो ये है कि उसे धुंध अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध के पार क्या है, एक तिलिस्म जैसे रचा होता है, और एक जैसे एक तो एडवेंचर की फीलिंग होती है कि पता नहीं क्या निकलेगा, और एक आशा शब्द का प्रयोग किया है। अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी, अनुपम और मोहक वस्तु होगी इस धुंध के पार। और धूप के प्रकाश में घुटन, धूप रूटीन है, रोजमर्रा का जीवन है जो उद्भासित है, दिख रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन उसी बीच में कोई अगर धुंध आ जाए तो लगता है कि कोई नई चीज होगी। यहाँ जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रही थी, और बाद वाला जो सेंटेंस है कि बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है, नहीं धुआंधार नहीं बरसेगा, इस संकेत झूठा निकला, अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। यानी वापस रूटीन में जाने की प्रक्रिया गोया शुरू हो गई। और जो वह है जो साथ में पिक्चर देख रहा है डैनी के की, और जो साथ साथ हंस रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए, सॉरी बोलने की जगह वो साथ साथ हंस रहे हैं। और वह जब कॉफी पीते पीते अतिथि हो गया है, अतिथि, एक हल्की सी आशा कि शायद इससे एक बारी फिर से मुलाकात हो जाए, अनायास अतिथि, जाने कौन सी तिथि होगी, ऐसा मैंने पढ़ा। हो सकता है मृदुला जी ने ऐसा लिखा ना हो, लेकिन पाठक तो अपनी रचना अपने आप करता ही चलता है। और जब मैं ये चीज़ें पढ़ रही थी तब मुझे इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला पूरा सिद्धांत याद आया कि जैसे ये कहानी का संकेत है कि धुंध है, बारिश होगी, यानी कुछ ऐसा घटेगा जिसकी आशा इस स्त्री ने उसने नहीं की, सुबह ने नहीं की, जो हरी बिंदी लगाए हुए निकल गई है, और जो पहले तो मॉडर्न आर्ट देखती है जो उसे समझ में नहीं आती। और वहाँ पर भी एक खिलंदरापन है इस पूरे उसमें कि वो रास्ते पर चल पड़ी, कुछ देर चलती रही, फिर बारिश आ गई तो टैक्सी रोक ली। यानी कोई योजना नहीं है। अगर मन में कुछ और जगह आती तो वो कह देती, अगर उसे लगता जुहू जाना है तो जुहू चली जाती, जुहू बीच चली जाती, उसके मन में यह आया तो यहाँ चली गई। यानी टैक्सी पर बैठी तो कुछ कहना है, कोई योजना नहीं है। और कोई योजना नहीं है ये स्त्रियों के जीवन में। वैसे तो विवाह से पहले भी कम आते हैं, क्योंकि माँ बाप और भाई बहन पूछते रहते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, फ्रेंड्स पूछते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, योजनाएं बनती रहती हैं। लेकिन विवाह के बाद तो ये समय शायद ही कभी आता है। और जब आया इसके जीवन में, इसे याद नहीं था तो वो सुखद आश्चर्य की तरह आया। उसे जब वो बिस्तर उसने देखा कि राजन नहीं है, और घड़ी की टिक टिक को उसने कान में सुना, मानो वो अपने घड़ी की टिक टिक नहीं सुन रही, अपने हृदय की टिक टिक सुन रही कि आज भी जिंदा है। घड़ी ना हुई, दिल हो गया, वो तो धड़क रहा है जो। तो ये बहुत मुझे इस पर मुझे बड़ा अच्छा लगा।
एक और चीज़ जिसकी ओर मैं वाक्य पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब वो जो काले होते समुद्र के रंग को देख रही है और वह पुरुष जो अभी अतिथि नहीं बना वो पूछता है कि क्या मतलब आप क्या सोच रही हैं, तो वो कहते हैं समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर अकेली तैर सकूंगी। ये हम में से सब कोई पूछता है। एक पुरुष भी सोचता है कि अगर इस घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ दूं तो मैं कितनी दूर तक अकेला कैसे रह लूँगा, क्या होगा मेरे जीवन में। और एक औरत तो बार बार लगभग हर सप्ताह सोचती होगी कि अगर इस घर गृहस्थी से मुक्ति हो तो मैं क्या कहना कर दूँ। इस समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर अकेली तैर सकूंगी, यानी कि कितनी दूर तक मैं अपनी जो मेरा व्यक्तित्व है इसको मैं वो करूंगी, और कब मुझे किसी साथी की जरूरत होगी और फिर मैं बंध जाऊंगी। और साथी ना भी हो तो क्या हुआ, भाई बहन कोई ऐसी दोस्त जिसको फोन करते अरे यार बहुत बोर हो रहे हैं, अकेले पड़े पड़े आ जाओ। तो मनुष्य अकेला कितनी दूर तक रह सकता है। और एक औरत जब ये सोच रही है तो शीश मतलब वो अपने आप को जैसे थाह रही है। समुद्र में विस्तार भी है और गहराई भी है, तो वो अपने को गहराई में भी और विस्तार में भी जैसे थाहना होता है कि वो थाहना चाहती है कि कितनी दूर तक मैं अपने मन की कर सकती हूँ, कितने दूर तक मैं अपनी तरह से जीवन जी सकती हूँ। नीले पोशाक पर हरी बिंदी वाली, और कहीं बैठ गए टैक्सी में, कहीं उतर गए, किसी को सॉरी कह दिया, किसी फिल्म में घुस गए, ठंडा गरम मिला करके खा लिया। आप देखिए जहाँ तक वो उस सिनेमा हॉल में जाकर के साथ नहीं हंसती उस पुरुष के साथ, वहाँ तक राजन मौजूद है। जब वो ठंडा गरम खा रही है उसके वक्त भी उससे पहले राजन मौजूद है कि कितना चटपट काम हो गया। वो हम जाते तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट को ढूंढते, बैठते, फिर मेन्यू मंगवाते और मेन्यू मंगा करके देखते, फिर मंगाते, वगैरह से जाने कितनी देर लग जाती। यहाँ तो कितना चटपट कर लिया और अपने मन का कर लिया, टिकिया भी खा ली और आइसक्रीम भी सब में खा ली। वाह क्या मजे आ गए। मुझे कल ऐसा 2-3 बारी मुझे टिकिया और आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगी मृदुला दी। वैसे मैंने कभी ये प्रयोग किया नहीं है, लेकिन मेरा मन हो गया कि अब इस बार तो कर ही लूँ मैं प्रयोग, आइसक्रीम मंगवा लूँ और टिकिया घर पे बनवा लूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, और पुरुष क्या सोच रहा है। पुरुष के लिए आप कितनी जगह घूमे हैं, बहुत घूमे हैं आप। प्रशांत महासागर में सागर जब वो जहाज चीरता है जल को तो ऐसा दिखता है जल चांदी की तरह का। पुरुष के लिए घूमना जाना, निकल जाना बहुत कठिन नहीं है। वो अपने काम को देखेगा, अपने एंगेजमेंट्स को देखेगा और निकल जाएगा। औरत काम भी होगा निकलने का तो पहले वो पूरे अपने जो पसारा है ना गृहस्थी का उसको ठीक करेगी पहले। जैसे मुझे कभी कभी बाहर निकलना होता है तो पूरा पसारा करती हूँ मैं कि ये खाना, ये पानी, ये अच्छा बोतलें भर के रख दी हैं, अच्छा बिल्लियों का तैयार हो गया है, उनकी सफाई हो गई है वगैरह वगैरह, चाबी अपने पास रख लिए। कल अगर शाम को लौटूंगी तो फिर थकान होगी तो उसके लिए भी कुछ बना करके अभी रख दिया जाए। कितनी सारी चीज़ें ना। तो ये है, ये पसारा, ये जो उसकी जो ईर्ष्या है वो स्पर्धा नहीं कर सकती। वो पुरुष से स्पर्धा नहीं कर सकती कि वो कभी भी निकल जाए घूमने के लिए और कितनी जगह घूमे आप। ईर्ष्या होगी, एक हल्का सा दिल में दर्द होगा। पराधीन सपने हो सुखनाई। पराधीनता जरूरी नहीं कि घर गृहस्थी की भी हो, यहाँ की भी होती है। और औरत होने की भी पराधीनता होती है कि पता नहीं अकेले जाऊं तो क्या हो जाए, इस समुद्र में अगर कूद जाऊं तो कितनी दूर तैर सकूंगी, यह भी एक बात होती है। तो ये कहानी खुलती चलती है और वो ठिठकी है टैक्सी मतलब जब मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा। यानी कि मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, मैं बहुत सारी स्त्रियों से मिला हूँ, लेकिन इतना बेबाक, ऐसी बेबाक स्त्री से नहीं मिला।
जो इतने खुलकर हंसे, बात बात पर मुस्कुराए और हंसे, जो समुद्र में कूदने के बारे में कम से कम सोचे, जो ये कह दे कि टैक्सी में अगर साथ ले चलोगे तो आधा आधा भाड़ा लगेगा और मैंने आपको न्योता दिया था, जो इतने बेबाकी से ये कहे, स्त्री नहीं व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह व्यवहार करे। उस व्यक्ति ने, अतिथि ने हो सकता है कि स्त्री देखी हो, व्यक्ति कम दिखी हो, और व्यक्तित्व का इस तरह का सहज जो खुलापन है, व्यक्ति बहुत तरह से व्यक्तित्व दिखता है। कोई बहुत अच्छा अफसर होता है, कोई बहुत अच्छी टीचर होती है, बड़ा रुआब से काम करते हैं, बड़े नए नए आइडियाज़ देते हैं, नए नए मतलब तरीके बताते हैं काम करने के, वहाँ भी व्यक्तित्व झलकता है। लेकिन यहाँ जो व्यक्तित्व झलक रहा है वो बहुत सहजता से झलक रहा व्यक्तित्व है। ये मनुष्य के मूल प्रकृति के बहुत निकट है। ये कोई, मैंने डिग्री एमबीए की लेकर के अब एमबीए की क्लास में पढ़ा रही हूँ, या मैंने भारत सरकार में 26 साल प्रशासनिक कार्य किया है और इसलिए मेरी ट्रेनिंग है उस तरह की, वो ट्रेनिंग वाली नहीं, ये मेरा मूल व्यक्तित्व है जिसके तहत मैं चली। और जब वो वहाँ से भी निकलती है, आर्ट गैलरी से भी निकलती है, तो सड़क थाम ली, ये प्रयोग मुझे बहुत ही गजब लगा। सड़क थाम ली, आकाश, मतलब बारिश तो नहीं हो रही लेकिन आकाश गुस्सा, मतलब उसमें गुस्सा हो रहा है। ये जो प्रयोग है, ये एक इस पूरी की पूरी कहानी को एक चलचित्र के तरह हमारे सामने लाती है। और वह जो है, वह जो हम औरतों की एक तरह से प्रतीक बन गई है, हम सभी औरतों की, वह राजन, जो कोई भी हो सकता है, हमारा पति भी हो सकता है, हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा पुत्र भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा अध्यापक भी हो सकता है, कोई भी वह, या कोई भी घर में आया पुरुष, अतिथि भी हो सकता है। अतिथि दोबारा से घर आए ना तो वो फिर वो राजन की तरह, स्लाइटली राजन की तरह हो जाएगा, है ना। और इस तरह से ये कहानी मेरे मन में खुली। मैंने कहा था थोड़ी सी बात करूँगी, काफ़ी देर से बात कर रही हूँ, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पढ़ लूँ, एक सेंटेंस पढ़ करके इस कहानी को मैं ख़त्म करती हूँ। मैं सोच रही हूँ, थी नहीं, इस समय मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ समुद्र में कूद पड़ूँ तो कितनी दूर अकेली तैर सकूँगी। और सच कहूँ तो मुझे भी धुंध बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, और समुद्र में मैं जब जाती हूँ तो मुझे लगने लगता है कि मैं अब कूद ही पड़ूँ, देखूँ इसकी अतल तल गहराई को, कितने सारे रहस्य, कितनी मणियाँ, कितने मुक्ताहल। एक व्यक्ति की तलाश हम सबको हरदम रहती है, यूँ तो पुरुषों को भी रहती है, लेकिन जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग है हमें ज़्यादा रहती है। इसके साथ मैं इस कहानी के पाठ को ख़त्म करती हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला दीदी, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस स्टोरी, और भी अन्य कहानियाँ भी। थैंक यू सो मच।